गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में सरकार के दूसरे अंग व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो राज्य की इच्छा को अभिव्यक्त करता है। यह अंग कानून का निर्माण करता है। यह ही कार्यपालिका या इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। सबसे पहले हम देखेंगे व्यवस्थापिका के कार्य। पहला कार्य है कानून निर्माण। व्यवस्थापिका के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है कानून का निर्माण करना। देश के संवैधानिक नियमों के हिसाब से देश के संविधान के द्वारा जो निर्धारित कर दिया जाता है उन विषयों पर कानून का निर्माण व्यवस्थापिका करती है। सेकंड है संविधान में संशोधन। जैसा हम मानते हैं कि समय गतिशील होता है, आज जो समय है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, और हो सकता है कि हमारा जो संविधान आज बना है आने वाले 10 साल बाद उसमें कुछ कमियां दिखाई दे। तो संविधान में अगर किसी भी तरह का परिवर्तन करना है तो वह परिवर्तन का कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है विमर्शात्मक कार्य। प्रतिनिधि खुलकर सदन में अपनी बात कहते हैं। सत्तारूढ़ दल अपनी बात कहता है, प्रतिपक्ष अपनी बात कहता है। यानी व्यवस्थापिका का यह कार्य है कि व्यवस्थापिका विचार विमर्शात्मक कार्य भी करती है। प्रतिनिधियों में खुलकर विचार विमर्श होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका के द्वारा देश का जो बजट है उस बजट को प्रस्तुत किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा, लेकिन उस बजट पर विचार विमर्श करके व्यवस्थापिका के द्वारा ही उस बजट को पारित किया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय वित्त पर भी व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य भी व्यवस्थापिका करती है, और इस संबंध में अविश्वास प्रस्ताव लाना, प्रश्न पूछना, काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत करना, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना कार्यपालिका के विरुद्ध, ये सब व्यवस्थापिका के द्वारा ही लाए जाते हैं। नेक्स्ट है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्यों के अंतर्गत बहुत लंबे चौड़े कार्य तो नहीं है व्यवस्थापिका के, लेकिन न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाना, राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाने का कार्य भी व्यवस्थापिका का है। साथ ही साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ब्रिटेन का है, द्वितीय सदन, वह अपील का अंतिम न्यायालय के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य भी इसके हैं, जैसे भारत की संसद राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, हालांकि राज्यों की विधानसभाएं भी उसमें शामिल हैं। फ्रांस की व्यवस्थापिका के द्वारा भी यह कार्य किया जाता है। समितियों और आयोगों की नियुक्ति। विभिन्न प्रकार की समितियां बनाना, विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन करना भी व्यवस्थापिका का कार्य है। नेक्स्ट है जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका का एक ऐसा स्थान है जहां जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान प्रजा के कष्टों के प्रति आकर्षित करते हैं और शासन को जनहित में ध्यान में रखकर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब बहस होती है, विचार विमर्श होता है, तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनका प्रयास होता है कि जहाँ तक संभव हो जनता के हितों के अनुरूप कार्य किया जाए। तो इस तरह से व्यवस्थापिका एक ऐसा सरकार का अंग है जो केवल विधि निर्माण का कार्य नहीं करता, लेकिन इसके साथ साथ ही यह निर्वाचन संबंधी, न्यायिक, निर्देशन और कार्यपालिका संबंधी कार्य भी करता है। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका का संगठन। व्यवस्थापिका का संगठन दो प्रकार का होता है। इसका या तो एक सदन होता है या फिर इसके दो सदन होते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई और उसके बाद से दुनिया के अधिकांश राज्यों के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को ही मान्यता दी गई है।
विलोबी कहते हैं कि यदि ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक नहीं होती तो शायद संसार के विधानमंडल भी द्विसदनात्मक नहीं होते। यानी ज़्यादातर विधानमंडल द्विसदनात्मक इसलिए हैं क्योंकि ब्रिटेन की संसद को देखकर ही अधिकांश व्यवस्थापिकाओं का निर्माण हुआ है। हम व्यवस्थापिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क देखेंगे और इसी आधार पर हम ये साबित कर पाएंगे कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अच्छी है कि एक सदनीय व्यवस्थापिका अच्छी है। एक सदनीय व्यवस्थापिका वह होती है जहां एक सदन होता है, जैसे चीन में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क, पहला तर्क है प्रथम सदन की मनमानी पर रोक। यानी पहले सदन अगर कोई मनमानी करके निर्णय लेता है तो दूसरा सदन उसे ऐसा करने से रोक सकता है। नेक्स्ट है जल्दबाजी और कुविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक। वे कानून जो कि जल्दबाजी में पारित हो जाते हैं, कुविचारपूर्ण ढंग से बन जाते हैं, उनको भी रोकने का काम यह सदन कर सकता है। जैसे बुलंदशली कहते हैं कि 2 आँखों की अपेक्षा 4 आँखें सदैव ही अच्छा देखती हैं। सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व, कई बार कुछ लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते तो उन्हें प्रतिनिधित्व लोकसभा में या एक सदन में नहीं मिल पाता, और अगर दूसरा सदन है तो वे उसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेते हैं। कार्यों का विभाजन, वर्तमान में इतने अधिक कार्य हो गए हैं कि कार्यों के विभाजन होने पर प्रमुख रूप से हम यह देखते हैं कि उस कार्य विभाजन के कारण आसानी से तो सदन उस कार्यभार को वहन कर पाते हैं। नेक्स्ट है जनमत निर्माण में सहायक। 2 सदन होते हैं तो ऐसी स्थिति में एक सदन में पारित होने के बाद जब तक दूसरे सदन में विधेयक जाता है, इस बीच जनता के मत के बारे में सरकार को पता चल जाता है कि जनता उस विधेयक के बारे में क्या सोचती है, और ऐसे समय में जनता की उस सोच से अगर जनता उसके विरुद्ध है या कुछ परिवर्तन चाहती है तो सरकार को समय मिल जाता है कि वह उसमें परिवर्तन कर पाती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक मत का सही मापयंत्र। एक सदनात्मक विधानमंडल असामयिक हो सकता है पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं। अगर दोनों सदनों के चुनाव अलग अलग समय पर किए जाते हैं तो सार्वजनिक मत के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट है संघात्मक राज्य के लिए आवश्यक संघ में इकाइयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दूसरा सदन आवश्यक माना जाता है। जैसे भारत में संघात्मक शासन है तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। अनुभवी लोगों का सदन, ज़्यादातर द्वितीय सदन की सदस्यता अनुभवी लोग प्राप्त करते हैं और इसीलिए सदन अनुभवी लोगों का सदन है। नेक्स्ट है पुनरावलोकन का कार्य। एक सदन के द्वारा अगर कार्य कर दिया जाता है तो दूसरा सदन उसका अवलोकन कर लेता है, दोबारा उसको देख लेता है, उसका पुनरावलोकन कर लेता है, और ऐसी स्थिति में हम यह देखते हैं कि 2 सदन अधिक महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए जाते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है अलोकतांत्रिक। दूसरा सदन जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। जैसे कई जगह तो चुना जाता है, लेकिन जैसे भारत में राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, अमेरिका में हाउस ऑफ लॉर्ड्स वंशानुगत है, या कुछ पीयर उसके मनोनीत होते हैं, तो इस रूप में आरोप यह लगाया जाता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अलोकतांत्रिक होती है। नेक्स्ट है प्रथम सदन की निरंकुशता को नहीं रोकता है। ज़्यादातर देशों में हम निम्न सदन को शक्ति संपन्न पाते हैं, जैसे भारत में लोकसभा, ब्रिटेन में लोक सदन, ये शक्ति संपन्न है और दूसरा सदन उनको नहीं रोक पाता है। तीसरा है कानूनों पर पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं। कानून एक लंबी बहस के बाद पारित होता है, अतः पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है दोनों सदनों में गतिरोध की आशंका। कई बार ऐसा होता है कि दोनों सदनों में गतिरोध दिखाई देता है, और ये उस समय होता है जब एक सदन में दूसरे दल की सरकार हो और दूसरे सदन में दूसरे दल की सरकार हो, तब गतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है रूढ़िवादिता का गढ़। द्वितीय सदन के सदस्य आयु में ज़्यादातर बड़े होते हैं
और इसीलिए वे प्रगतिशील कानूनों को स्वीकार नहीं कर पाते और इसीलिए दूसरा सदन रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया है। समय और धन का अपव्यय, समय और धन दोनों का अपव्यय होता है। चुनाव में भी धन खर्च होता है, वेतन आदि में भी धन खर्च होता है, तो धन का अपव्यय। और चूंकि दोबारा कानूनों का पुनर्विचार करते हैं इसलिए समय के अपव्यय की स्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट है द्वितीय सदन के संगठन की समस्या। कैसा हो द्वितीय सदन? कहीं इसके संगठन की समस्या है, जैसे कहीं यह प्रत्यक्ष निर्वाचित है, कहीं यह अप्रत्यक्ष निर्वाचित है, कहीं यह वंशानुगत है। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये कुछ कमियां द्वितीय सदन में हैं, लेकिन वर्तमान समय में द्वितीय सदन आवश्यक है और इसकी उपयोगिता तभी संभव है जब यह सदन हाँ में हाँ ना मिलाए बल्कि क्रियात्मक रूप में कार्य करे। नेक्स्ट है दोनों सदनों में पारस्परिक संबंध। जिस समय द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं बनी थी तो कई जगह हम यह देखते हैं या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाओं में हम देखते हैं कि एक सदन शक्ति संपन्न है और दूसरा नहीं। जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है वो शक्ति संपन्न होता है और दूसरा सदन नहीं। ऐसी स्थिति में गतिरोध की संभावना बढ़ जाती है। जैसे भारत में लोकसभा शक्ति संपन्न है राज्यसभा के मुकाबले, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन शक्ति संपन्न है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मुकाबले। तो गतिरोध की स्थिति दोनों सदनों में कई बार आ जाती है। दोनों सदनों में गतिरोध से बचने के लिए कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अलग अलग देशों में ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहली प्रक्रिया है जिस विधेयक पर विवाद हो तो दोनों सदनों की संयुक्त समिति बुलाई जाए और यह समिति विवाद का समाधान करे और अगर विवाद का समाधान न हो तो विधेयक को समाप्त कर दिया जाए। यह पद्धति अमेरिका में है। दूसरा है जिस विधेयक पर विवाद हो उसे जनमत संग्रह के लिए रखा जाए और विवाद होने पर अगर जनमत संग्रह जो भी निर्णय ले वह निर्णय लिया जाए। यह स्विट्जरलैंड में है। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए और फिर विवाद के समाधान का प्रयास किया जाए। यह व्यवस्था भारत में है। यदि उच्च सदन असहमत हो और निम्न सदन ने विधेयक को दोबारा पास कर दिया हो तो वह उच्च सदन से पारित मान लिया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ तरीके दोनों सदनों में गतिरोध को समाप्त करने के संदर्भ में अपनाए जाते हैं। धन्यवाद।